शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल कंप्लीट क्लास परिवार में। आज की हमारी टॉपिक यूपी डीएलएड यूपी बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के गणित शिक्षण से है और इस टॉपिक में हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं पूरी डिटेल में। राजन की सीरीज में काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं, उन त्रुटियों को सुधारने के लिए ही हमने ये सेशन स्टार्ट किया है। तो चलिए आइए बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन का, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न पर है। हालांकि इसके पहले हमने सारे क्वेश्चंस अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पीय कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो को जाके जरूर देखें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आपको इसके बारे में जानकारी आगे की टॉपिक में मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं और सर्वांग समता के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां चलिए हम जानते हैं आज के अपने इस टॉपिक में। त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है और वह क्या है। नंबर एक आता है भुजा 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 सर्वांग समता। तो इसका मतलब क्या होता है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, देखिए मित्र, भुजा 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 सर्वांग समता का मतलब क्या होता है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा क्या है, क्रम के अनुसार। क्या कह रहा है, जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज आपस में क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, आप दो त्रिभुज लीजिए, यहाँ पे देखिए दो त्रिभुज दिया गया है। कह रहा है कि ये वाली जो भुजा है दूसरे त्रिभुज के उसी के समरूप भुजा के बराबर है, यानी इस भुजा के, और नीचे की भुजा नीचे के भुजा के, और इस साइड की भुजा के इस साइड की भुजा के बराबर है। तो मित्र ये त्रिभुज दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम समरूप, जिसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, आइए आगे हम बात करते हैं दूसरे नंबर के टॉपिक के बारे में। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता क्या होती है। भुजा कोण भुजा सर्वांग समता का मतलब होता है मित्र, जब एक त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं, भुजा कोण भुजा यानी एक कोण और दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं तो वे त्रिभुज क्या कहलाते हैं, आपस में सर्वांग सम। जैसे इस त्रिभुज का जो कोण है 120 अंश है, इसका भी 120 अंश है। ठीक है, अब इसकी कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भुजा बराबर दिखा रहा है कि इस भुजा के दोनों आपस में बराबर हैं, फिर नीचे वाली भी भुजा भी आपस में बराबर हैं। तो यह त्रिभुज दोनों आपस में किस नियम के अकॉर्डिंग समरूप हैं, अरे सर्वांग सम हैं। तो वो ये उस नियम के आधार पर सर्वांग सम है कि एक कोण और दो भुजा, यानी भुजा कोण भुजा वाले नियम से ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। कोण भुजा कोण सर्वांग समता। कोण भुजा कोण का मतलब क्या होता है, दो कोण आपस में बराबर हों और एक भुजा बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली भुजा आपस में बराबर है और ये कोण दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे सर्वांग सम होंगे, भुजा यानी एक भुजा और दो कोण सर्वांग सम। तो ये त्रिभुज दो कोण और एक भुजा के अकॉर्डिंग क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। अगर आपको कहीं मिलता है इस तरह से तो आप उसको लगाएंगे सर्वांग सम। चौथे नंबर की पॉइंट है समकोण फिर कोण भुजा सर्वांग सम, यानी जो समकोण है वो आपस में बराबर होना चाहिए। ये देखिए इसमें भी समकोण इसमें भी समकोण। ठीक है, इसके बाद कह रहा कोण, समकोण कोण भुजा सर्वांग सम, मतलब कोई एक भुजा, जैसे ये भुजा या फिर दो भुजा ले लीजिए या फिर दो कोण। ठीक है, तो इस तरह से अगर कहीं दिखता आपको तो वो भी त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। क्वेश्चन नंबर हम 2 के बारे में बात करते हैं। निम्नांकित के मान सर्वसमिका की सहायता से आपको बताना है। तो सर्वसमिका का मतलब क्या होता है मित्र, आइए चलिए हम इस टॉपिक में जानते हैं। पहले नंबर का आपका दिया गया है पहला पॉइंट 598 की घात 3। सर्वसमिका का मतलब होता है जो a प्लस बी ये और a माइनस बी ए प्लस बी ए प्लस सी, इन सब के जो सर्वसमिकाएँ होती हैं, यानी जो फार्मूला होता है a प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर a क्यूब बी क्यूब। तो इस तरह से जो सर्वसमिका पे क्वेश्चन बनते हैं उसी पे ये कह रहा है सर्वसमिका की सहायता से इसको सॉल्व करना है। तो मित्र आपको पता है 598 को अगर हम तोड़ के लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 600 माइनस 2, यानी 600 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो आपको 598 मिल जाएगा। ठीक है, अगर पूरे की घात 3 लगी है मतलब पूरे का घन है ये। ठीक है, घात 3 का मतलब होता है घन, तो हम पूरे की घात 3 कर देंगे
तो इससे हमको एक फार्मूला बन जाएगा, वो सर्वसमीका का फार्मूला बनेगा। और सर्वसमीका का फार्मूला क्या बनता है? फार्मूला ये होगा मित्र कि देखिए ये इसका स्क्वायर कर दिया गया है, हालांकि स्क्वायर का कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पे स्क्वायर क्यों किया गया है इसका कोई मतलब नहीं, इसको काटना पड़ेगा आपको, और ये घात ऐसे ही 3 रहेगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला ये बन गया, और a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला। तो राजा ने देखिए दूसरे, ये भैया क्यों क्यूब लगा, ये स्क्वायर क्यों लगा, इसका कोई मतलब है नहीं है, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये कट जाएगा, ठीक है। यही सब गलतियाँ सुधारने के लिए हम अपनी टॉपिक लाए हैं, अपनी सेशन को स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे 600 माइनस 2 का होल क्यूब बनेगा, और इसका सूत्र होता है, इसका फार्मूला सर्वसमीका के अकॉर्डिंग होता है कि a का क्यूब माइनस b का क्यूब। यहाँ पे a 600 है, b 2 है, तो आप लिखेंगे a का क्यूब मतलब 600 का क्यूब, b का क्यूब माइनस b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, ठीक है। माइनस 3ab, 3 a का मतलब 600 गुणे b का मतलब 2, फिर ब्रैकेट में होता है a माइनस बी यानी 600 माइनस 2, ठीक है। आप इतना रख दिए, ये सर्वसमीका यानी a क्यूब माइनस बी के फार्मूले से, a क्यूब माइनस बी के क्यूब के फार्मूले से ये इतना आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 600 का क्यूब। जब आप करेंगे तो मित्र 6 का क्यूब यानी 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36, और 36 में आप जब 6 से गुणा करेंगे, ये देखिए 36 गुणे 6 करिए, 6 36 के 6 हासिल है कितना 3, और 6 त्रिक 18, 19 20 21 यानी ये हो जाएगा 216। तो ये आप 216 लिखिए, और ये जो 2 जीरो है इसको 3 बार करिए। इस बार 2 जीरो का मतलब 2 के मल्टीपल में 3 बार, यानी 1 बार 2 बार 3 बार, तो कितना जीरो बन जाएगा आपका 6 जीरो। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपको आसानी, इससे आपको आसानी होगी, ठीक है। तो ये हो गया, इतनी पूरी संख्या ये हो गई। इसका क्यूब करने के बाद 2 का क्यूब आपको पता है 8 होता है, और 6 से जब इसमें गुणा करेंगे 6 त्रिक 18, और 18 दूनी 36 हो जाएगा, तो ये पूरा इतना हो जाएगा इसको सॉल्व करने पे ये। और अंदर जब आप गुणा कर इसको घटा देंगे 600 में से 2 तो आपको मिल जाएगा 598, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आगे इसको पूरा ऐसे रखिए, इसको ऐसे रखिए, 8 को ऐसे ही सेम रखा गया है। इसके बाद ब्रैकेट खोल दिया गया है, और आपको पता है ब्रैकेट के बाहर अगर कोई संख्या लिखी गई है और कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है तो वो संख्या ये डिनोट करती है कि जो बाहर संख्या लिखी गई है उसकी गुणा अंदर में वाली संख्या में होगा। तो अंदर वाली संख्या में जब 36 का गुणा होगा इतनी पूरी संख्या में, तो आपको इतना पूरा मिल जाएगा, ठीक है, 21 52 800। तो इस तरह से आपको मिलेगा, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो माइनस में होगा, ये संख्या माइनस में हो जाएगी दोनों जुड़ के, और जब ये माइनस में जाएगी तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगेगा और इतने में से घट जाएगा। तो घटने के बाद आपको 21 38 47 192 आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी किए गए हैं, चलिए एक क्वेश्चन सब करा देते हैं हम। तो 98 की घात 3 को आप तोड़ सकते हैं 100 माइनस 2, 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा, घात 3 लगी तो ऐसे लगा देंगे। a माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है। तो a की जगह 100 है, b की जगह 2 है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका क्यूब 100 क्यूब हो जाएगा इतना पूरा, और 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और इतना पूरा जब आप गुणा कर देंगे तो आपको 600 मिल जाएगा, और यहाँ से इसको घटा देंगे तो 98 मिल जाएगा। इन सबको जब पूरा आपस में जोड़ के आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 94 11 92, ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, इसको जब हम लिखते हैं तोड़ के तो हम लिखेंगे 10 माइनस 10.0 यानी 10 माइनस 0.1। इसको जब आप घटा देंगे 0.1 को इसमें से तो ये 9.9 ये आपको प्राप्त हो जाएगा। और फिर इसका आप वर्क करिए तो ये मतलब ये इसका क्यूब का फार्मूला वही पिछली तरह, तो इसका क्यूब हो जाएगा 10 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब मतलब 0.1 का क्यूब, फिर माइनस 3 10 इंटू 0.1 फिर माइनस a माइनस बी, ये पूरा आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 970.299, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। दिए गए चित्र में ABCD एक वर्ग है, कह रहा है ABCD क्या है, ये एक वर्ग है, वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर है। ये जो भुजा दी गई है आपको, ये सारी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, ये 7 ये 7 ये 7। वर्ग के अंतर्गत खींचे गए वृत्त की क्या ज्ञात करनी है आपको, परिधि की गणना करनी, यानी ये जो वृत्त बन रहा है इसकी परिधि आपको निकालनी है। तो क्या करना मित्र आपको, आइए चलिए बात करते हैं। वृत्त की त्रिज्या होती है वृत्त की त्रिज्या होती है r, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको क्या करना है, ये पूरी दूरी अगर 7 है तो 7/2 कर देंगे, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो ये पूरा व्यास बन जाएगा, ठीक है,
क्योंकि ये 7 पहले से दिया गया है तो इसी के बराबर, तो ये है भैया व्यास। व्यास क्या है, वर्ग की भुजा के बराबर है, तो क्या है कि ये व्यास भी 7 हो जाएगा। लेकिन हमको त्रिज्या चाहिए तो व्यास बटे 2 होती है त्रिज्या, 7/2 हम कर देंगे, हमको त्रिज्या मिल जाएगी। वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, यानी 2 गुणे पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या आपको मिली थी 7/2। इसको जब आप काटेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, आपको 22 सेंटीमीटर क्या मिल जाएगा। वृत्त की ये जो परिधि है, ये पूरी जो गोलाई है, गोलाई वाला जो रेखा है, ये कितनी है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है, कह रहा है आपके सामने ABC एक त्रिभुज दिया गया है। AB के मध्य बिंदु D और AC के मध्य बिंदु E को मिलाया है। तो ये देखिए आपको क्या किया गया है, AB कह रहा है, AB के मध्य बिंदु D, AB का जो मध्य बिंदु है ये D है और AC का मध्य बिंदु E है, इसको आपस में मिलाया है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि BC की माप 6 सेंटीमीटर, यदि कह रहा है ये BC जो है इसकी माप 6 सेंटीमीटर है, तो DE की माप क्या होगी, इसकी माप ये पूरी आपको ज्ञात करनी है, तथा BC और DE में संबंध बताना है, यानी अनुपात किस अनुपात में दोनों है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। DE बराबर है 1/2 BC के। DE जो बराबर है ये इस पूरे के आधे के बराबर है। आधे का बराबर का होने का मतलब है, अगर ये 6 है तो ये 6 का आधा होगा, तो डायरेक्ट आपको पता होगा कि DE बराबर कितना हो जाएगा, DE बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, क्योंकि ये आधे के बराबर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब संबंध इसमें क्या है, BC/DE बराबर क्या हो जाएगा, 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं, BC की वैल्यू हम या तो लिख सकते हैं 2:1 के अनुपात की। किसका अनुपात है, BC का अनुपात पूछा ना, BC/DE, तो DE छोटा है, BC की जगह आप लिखिए 6, DE की वैल्यू हमको 3 मिली, अनुपात 3, इसको काट दिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी 2:1 के अनुपात में दोनों हैं। या आप ये भी लिख सकते हैं संबंध में BC/DE। ठीक है, आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3√3 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो मित्र आपको दिया गया है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना, 3√3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको ये भुजा नहीं पता तो आप प्रत्येक भुजा की माप जो मानेंगे x मानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे आप कि x² - x/2 का होल स्क्वायर बराबर है 3√। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज जो दिया गया है आपको, ये इसकी ऊंचाई आपको दी गई है 3√3। अब यही बराबर है 3√3, इसी को हम स्क्वायर कर दें या फिर यही हम बराबर लिख सकते हैं x², यानी प्रत्येक भुजा एक भुजा का स्क्वायर, मतलब समबाहु त्रिभुज की जो क्षेत्रफल तो क्या उसका क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो हमने भुजा माना था x। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, इसी को आप लिख सकते हैं -x/2 की घात 2। ठीक है, यही पूरा बराबर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर के, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए तो हम यहाँ पे भी स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको आगे जब प्रोसीड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग है यहाँ पे, तो 2 की घात 4, यही घात इस पर आ जाएगा, तो यहाँ x² हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से कुछ हो जाएगा, और इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं वर्ग को, इसको वर्ग किए हैं तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, 3√3 को 2 बार लिखेंगे। आगे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 का गुणा इसमें हो जाएगा और 4 का इसमें गुणा होगा। इसके बाद जो गुणा होने के साथ देखिए 4x² हो जाएगा, माइनस का x² घट जाएगा, 4 हो जाएगा। साथ में 4 का गुणा इधर भी हो जाएगा, इधर जब गुणा होगा तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 त्रिका 9, और ये 3 आपस में जो है कट जाएगा √3 में। क्यों, क्योंकि जब गुणा होगा तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 4 का गुणा जब इधर होगा 3 में तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, इधर गुणा होगा, इधर नहीं होगा, इसलिए 3 त्रिका 9, ये 3 ये हो गया, 1 3 हो गया, ये हो गया, और ये 3 का गुणा जब रूट वाला हो जाएगा तो ये भी आपस में 3 हो जाएगा, यानी 3 का गुणा होगा, यानी 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, ये इतना प्राप्त हुआ आपको। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसका गुणा अब 27 में इधर करेंगे। ठीक है, यहाँ नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम यहाँ कर रहे हैं, यहाँ करेंगे तो 4x² - x² बराबर हो जाएगा, ये भाग में तो उधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 3x² बराबर आपको कितना मिल गया, 27 × 4। भैया 3x² क्यों हुआ, आप कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज, देखिए 4x² में से x² घटेगा तो 3x² होगा ना, तो यहाँ से मिल गया आपको 27 × 4। अब क्या होगा यहाँ पे x², ये देखिए 3 इधर क्या है, 3 इधर गुणा में है तो उधर चला जाएगा भाग में, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, 3 कम 3 और 9 त्रिक 27, यानी 9 × 4 अब बचा, x² बराबर 9 × 4
तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 2। कैसे भैया, देखिए 9 को दो पार्ट में तोड़ेंगे तो 3 गुणे 3 टूटेगा, और 4 कितने 2 पार्ट में टूटेगा 2 गुणे 2। तो एक पार्ट हमको लेना है, क्योंकि हम यक्स गुणे यक्स यानी यक्स स्क्वायर को एक यक्स ले रहे हैं ना। तो 1 3 लीजिए, 1 2 लीजिए, 3 दूनी 6, यानी आपकी वैल्यू 6 प्राप्त हो जाएगी। त्रिभुज की भुजा की जब हम बात करेंगे तो ये 6 आपको मिली है। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब √3/4 ऐसे लिखेंगे, भुजा मतलब 6 का स्क्वायर कर देंगे तो √3/4 और 6 छक 36 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, आप इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको काटिए, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 बराबर 4 9 36, यानी आप 9√3 ये सेंटीमीटर स्क्वायर इसको टोटल लिख सकते हैं। ठीक है, 4 एकम 4, 4 9 36। तो ये कट गया मित्र। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। यक्स की घात 4 वाई माइनस यक्स वाई की घात 4 का गुणनखंड कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आइए चलिए बात करते हैं। यक्स की घात 4 वाई माइनस यक्स की घात 4 इक्वल टू यक्स वाई, फिर ब्रैकेट में यक्स की घात 3 माइनस वाई की घात 3। इसको आप क्यों किए, किस तरह से किए, ये हम बताते हैं। देखिए, आप एक 1xy क्या है, 1xy मतलब एक जोड़े में आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अंदर तो यही बचेगा। जब इसके साथ एक इसमें से एक बाहर निकाल लिए आप x, इसमें से आप एक निकाल लिए साथ में, तो इसका मतलब क्या हुआ, अंदर बचा ये घात 3 3 बच जाएगी, क्योंकि घात 4 4 जब थी। और इसका जब आप यहाँ गुणा कर देंगे यक्स वाई का इसमें, तो ये x की घात 4 वाई यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। यानी ये चीज़ इसी का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पे y की घात 4 और x प्राप्त हो जाएगा। आपको ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे जब हम इसमें कॉमन लेंगे तो ये हम कॉमन लेंगे, और ये a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला होगा, और a क्यूब माइनस b क्यूब फार्मूला होता है। एक ब्रैकेट में a माइनस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो ये इतना आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी पर छोड़ दीजिए। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है √121 प्लस √64 माइनस √0.04 प्लस √0.16 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आपको पता होगा 11 11 में 121, यानी 121 का वर्गमूल 11 होगा, 64 का 8 होगा, क्योंकि 8 28 64। वर्गमूल का मतलब होता है अंदर की संख्या को 2 बार में तोड़िए। तो 8 गुणे 8 करेंगे 64, 11 को गुणे 11 करेंगे 2 बार, 11 गुणे 11, तो ये 121 मिलेगा। 0.04 का किसका गुणा करेंगे, तो 0.02 का गुणा आप 2 बार करेंगे तो आपको 0.04 मिलेगा, और 0.4 का गुणा जब आप करेंगे 2 बार तो आपको 0.60 यानी 16 मिलेगा। तो ये बराबर जब इसको आप सबको जोड़ेंगे तो आपको ये पूरा जोड़ने के बाद मिलेगा 19.02, ये इतना पूरा जुड़ के 19 हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बात करेंगे, ये इतना जुड़ के 19 हो जाएगा, और ये पूरा 0. अब देखिए अब क्या है, ये प्लस का 0.4 है। ठीक है, प्लस का 0 पॉइंट जब माइनस के 0 पॉइंट में जुड़ेगा तो आपको कितना बचेगा, आपको बचेगा प्लस का 0.2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 0.4 है ना, तो माइनस का 0 पॉइंट इसमें ऐड होगा तो कितना बचेगा, प्लस का ही तो बचेगा, क्योंकि प्लस वाला सिंबल बड़ा है। तो इसमें जब प्लस वाला सिंबल 19 में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 19.2। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। एक काम 30 मजदूर 10 दिन में करते हैं तो 12 मजदूर इस काम को कितने दिन में करेंगे भैया। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 30 मजदूर एक काम को करते हैं 16 दिन में, उसी काम को 12 मजदूर x दिन में यानी d1 दिन में करेंगे। तो आपस में गुणा करा दे, d1 इधर क्या है गुणम है तो इधर चला आएगा तो इनके साथ भाग में जाएगा, यानी ये 12 इधर गुणम है तो इनके साथ आएगा भाग में जाएगा, यानी 30 गुणे 16 बटे 12, 12 दूनी इसको काटेंगे 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और इसको जब पूरा आप काट पीट के सॉल्व करेंगे तो आपको 40 दिन मिलेगा। ठीक है, काट वाट लीजिए भैया, इतना तो आपको आता ही होगा। गुणा भाग जोड़ घटा करना। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। 4, 11, 16, 15, 12, 5, 7, 7, 9, 10 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसको आप क्रमिक रूप से लिखिए, पहले छोटी फिर बड़ी, फिर इस तरह से जब आप लिखेंगे तो टोटल नंबर्स जो आएंगे वो 9 हैं, 9 संख्याएँ टोटल दी गई हैं। माध्यिका का फार्मूला होता है n + 1/2, यानी n + 1/2 मतलब क्या होता है, टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्लस 1/2 कर दीजिए, यानी 10/2 बराबर 5वां पद क्या होगा, माध्यिका होगी। चलिए 5वां पद देखते हैं। इसमें देखेंगे क्रम वाइज जो लिखे हैं, 1 2 3 4, 5वां पद क्या है 10 है, यही माध्यिका होगी। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। 12, 16, 18 का मासा भाग विधि से आपको बताना है। चलिए बताते हैं भाग विधि से मासा। एक पहली संख्या लीजिए 12,
उसको 18 में भाग दीजिए, या फिर 16 में ही दे सकते हैं। तो चलिए हम चाहे 12 लीजिए पहली संख्या, चाहे 18 लीजिए। तो चलिए हमने लिया है क्या, हमने लिया है 16 यहाँ पे लिया गया है। सर्वप्रथम 16 और 18 लिए हैं। तो 16 का भाग 18 में देंगे तो एक बार जाएगा, कट के बचेगा 2, और 2 जो शेष बचता है उसका भाग फिर हम जिससे भाग दिए रहते हैं ऊपर उसमें भाग देते हैं। तो कट गया। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कट गया तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ हम बात करेंगे, अतः 16 और 18 का मासा 2 होगा। 2 क्यों होगा भैया, मासा का मतलब होता है दोनों में कॉमन वो संख्या जो दोनों संख्याओं को काटते हैं। तो इन दोनों में कॉमन भैया केवल वही संख्या है जो दोनों का काटेगी, और वो है 2। ठीक है। आप अगर आगे भी सॉल्व करना चाहें तो आप 2 से भाग कर सकते हैं 12 में, 2 छक 12, और यहाँ पे जाएगा देखिए 6 बार, और कट पिट जाएगा तब भी कितना आएगा मासा आपको 2 आएगा। ठीक है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। 12 को ये इन्होंने छोड़ दिया क्योंकि मल्टीपल में संख्या थी। तो आप जब चेक करेंगे तो आप पहले 12-16 का करेंगे, फिर 18 का बाद में लेंगे। ठीक है। 12-16 कैसे, पहले आप 12 से भाग देंगे 16 में, तो 12 एक कम 12, तो यहाँ पे 12 आपको मिलेगा 12 4 16। अब 4 से आपको भाग कितना देना है, 4 से 12 में भाग देना है। तो 12 में जब भाग देंगे 4 3 12, तो कट गया पूरा, तो 4 आया। अब 4 से आपको 18 में भाग देना है। 4 से 18 में भाग देंगे आप तो कितना जाएगा, देखिए यहाँ 18 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहाँ पे 16। ठीक है। तो कितना बचा, 17 18, 2 बचा रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, आप 2 से भाग देंगे 4 में। ठीक है। तो अब 4 यहाँ पे लिखेंगे आप। अब 2 से आपको भाग देना है क्योंकि आपने 18 में 4 से भाग दिया था। तो अब यहाँ पे 4 से 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, कट गया। यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। अब कोई संख्या बच नहीं रही है शेष। ठीक है। इसलिए हम 2 को क्या मानेंगे, मासा इन तीनों का। ठीक है। इस तरह से इसका सही क्रम था सॉल्व करने का, ना कि 12 को छोड़ के। हालांकि 12 को इन्होंने छोड़ा नहीं है, 12 को 2 से बाद में इन्होंने काटा है, देखिए कट गया पूरा। तो मासा क्या है, इन्होंने फिर बाद में लिखा है कि तीनों का मासा 2, हमने नीचे नहीं बढ़ाया था। कोई बात नहीं, सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। 1/2, 2/3, 4/5 का मासा बताइए। कुछ नहीं करना मित्र, 1/2। तो सर्वप्रथम अंश का मासा क्या होता है, इसमें देखिए सिस्टम होता है। पहले ऊपर का भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होता है। ऊपर की जो संख्याएं होती हैं जैसे 1/2, फिर 2/3, फिर 4/5। तो ऊपर का मासा लीजिए, यानी 1 2 4 का मासा क्या हो जाएगा, दोनों सब में जो कॉमन हो। तो 1 का गुणा यानी 1, 2 का जब तोड़ेंगे तो 2 का गुणा कैसे होगा, 1 से गुणा होगा, 2 से गुणा होगा, यानी 2 एक कम 2। 4 का गुणा मतलब 1 2 2, यानी 1 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपस में गुणा करेंगे 4 होगा। तो सब में कॉमन क्या है, सब में कॉमन 1 है, यानी इसका मासा क्या होगा, सबका मासा 1 हो गया। ऊपर वाले का पूरे का मासा 1। नीचे बच रहा है 2 और 3 और 5, इसका जब मासा लेंगे तो सब में कॉमन क्या होगा, 2 गुणे 1। आप 2 को तोड़ेंगे तो कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 1 गुणे 2 कर सकते हैं, और कुछ करेंगे तो 2 से ज़्यादा हो जाएगा। 3 को कितने पार्ट में तोड़ सकते हैं, 3 गुणे 1, अगर 3 गुणे 2 कर देंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा तोड़ना है कि उस संख्या से ज़्यादा ना हो। 5 को तोड़ेंगे तो 5 गुणे 1। इन सब का अगर हम लासा निकालें, देखिए ऊपर वाली संख्या का मासा और नीचे वाली संख्या का लासा निकाला जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है, देखिए हम मासा और लासा दोनों का निकालेंगे। तो लासा का मतलब होता है इन सब का आपस में गुणा, 3 2 5, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 30। लेकिन मासा का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो। तो इस हम क्या लिखेंगे, अतः इन सभी का अगर हम मासा निकालने की बात हो तो हम लिखेंगे 1/30, ये मासा होगा, ना कि 1/3। ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर भिन्नों का। देखिए भिन्न का जब हम एलसीएम निकालने का बात करेंगे तो भिन्नों का मासा होता है अंश का मासा बटे हर का लासा। जब आप ये ज्ञात करेंगे तो आपको भिन्नों का मासा निकलेगा। ठीक है। आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 2149 तथा 1535 को पूर्णतः विभाजित करे। तो मित्र हम क्या करेंगे, इसमें मासा निकालना है। वह बड़ी से बड़ी जब संख्या पूछे तो हमको मासा निकालनी रहती है, और जब छोटी से छोटी संख्या पूछे तो हमको लासा निकालनी रहती है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या को हम पहले तोड़ेंगे। तो हम पहले इसको काटते हैं तो देखें कब तक करता है। जहाँ तक करता है तो फिर हम देखते हैं कौन सी मासा आती है। तो हम शुरू करते हैं। तो इस संख्या को पहले हम लेंगे तो 2 से पहले काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कितनी बार, 1 बार। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे। सॉरी 1 मिनट। क्योंकि मित्र
यहाँ पे 2 नहीं होगा, हम 2 क्यों लेंगे, हमको मासाल निकालना है और गुणनखंड बिंदु भाग भी द्वारा निकालना है, तो हम दोनों संख्या को लेंगे। एकदम पूरा गलत किए। यहाँ पे 2 की बजाय लिखा जाएगा 1535, यानी ये वाली संख्या। इससे जब आप एक बार भाग ले जाएंगे तो आपको यही पूरी संख्या मिल जाएगी। देखो कितनी गलती हुई है भाई, इसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे 2 की जगह लिखा जाएगा ये पूरी संख्या, यहाँ पे इससे भाग देंगे एक बार तो ये पूरा उतर के जाएगा, एक बार गुणा होगा, घट के ये आएगा 614, और फिर हम इसमें भाग देंगे ये वाली ऊपर संख्या जिससे हम भाग दे रहे थे, ये संख्या यहाँ पे रहेगी ना, इसमें तो फिर भाग देंगे, फिर 2 बार ले जाएंगे तो 2 बार जाने पे कितना आ जाएगा, इतना, घट के आएगा इतना, फिर हम 2 बार जब इससे भाग देंगे तो ये पूरा इतना आ जाएगा और कट जाएगा। तो ये हमको मिल गया मासा क्या, ये लास्ट वाली संख्या, इसके बाद पूरी संख्या कट रही है, यानी ये संख्या लास्ट है, इसके बाद पूरी संख्या कट रही है। तो हमको जो इसका मासा मिलेगा सबसे बड़ी संख्या जिससे ये दोनों संख्या पूर्णतः विभाजित हो रही है वो है 307। और यहाँ पे ये गलती हुई, इसको सब लोग ध्यान दीजिएगा, अपने मित्रों को बता दीजिएगा, मित्र नहीं तो पता चलेगा और रट के जाएंगे, 2 से भाग देंगे। और एक बार 2 का गुणा आप एक बार करेंगे तो यहाँ पे 2 आना चाहिए कि ये 1535 आएगा, यहाँ पे 1535 लिखा जाएगा, ये चीज़ गलती हुई है। ऐसे ऐसे बहुत गलतियाँ हैं छोटी छोटी। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। किन्हीं 2 संख्या का मासा 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्याओं का लासा आपको बताना है। लासा का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या, तो 18 और 36 का लासा क्या होगा मित्र, तो क्योंकि संख्या का गुणनफल बराबर है लासा गुणे मासा, यानी 36 जो है गुणनफल है, ये गुणनफल 36 है, यही बराबर है लासा गुणे मासा दिया गया 18, तो लासा बराबर आप लिख सकेंगे, इसको इधर गुणा में तो इधर चलाएगा भाग में जाएगा, तो 18 दूनी 36, लासा हो जाएगा आपका 2। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। एक संख्या दी गई है 1856 प्लस 3287 प्लस 8432 प्लस 9.999 प्लस 18.888। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ना है पीछे से क्रमवाइज लिख के, इस तरह से क्रमिक रूप से लिख के जब आप इसको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा, इतना पूरा मिलेगा 13,603.887, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से कुछ जोड़ा जाता है दशमलव को। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा, दशमलव का जिन चिन्ह जहाँ है वहीं ऐसे रहेगा। इसके बाद दशमलव की जो प्लस की संख्याएं हैं वो पीछे से ऐसे हम लिखेंगे। देखिए प्लस की संख्या मतलब क्या होता है, जो मूल रूप से नंबर है दशमलव के बाद, जैसे यहाँ पे 9 है तो 9 एक अंक है तो एक अंक वाला इधर से पहले से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी दशमलव को उधर जितनी संख्या है उसको क्रमिक रूप से लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 15 में वही कह रहा है, ये संख्या दी गई है ये, तो इसी को सभी को जोड़ना है, तो इस तरह से हम जोड़ेंगे क्रमिक रूप से लिख के, तो हमको मिलेगा इतना पूरा, हमको उत्तर मिल जाएगा। आज की टॉपिक हमारी यहीं तक, कल की टॉपिक हमारी 16 नंबर से स्टार्ट होगी। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद। छोटी छोटी गलतियों को सुधारने के लिए अपने मित्रों के पास इस वीडियो को जरूर भेजें। आज की टॉपिक यहीं तक। सब